कई साल पहले एक कस्बे में सुधा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके पति के गुजरते समय घर में केवल एक बेटा मनु रह गया था। वही मनु उसकी पूरी दुनिया था। सुधा उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी। वह चाहती थी कि मनु पढ़ लिख कर समझदार बने, इसलिए उसने उसे स्कूल में डाल दिया। मनु रोज समय से स्कूल जाता और ध्यान से पढ़ाई करता। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। एक रात मनु ने सपना देखा कि उसका विवाह चंद्रपुर राज्य की राजकुमारी से हो गया है। नींद खुली तो वह बहुत खुश हुआ और खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, मैं एक गरीब विधवा का बेटा और राजकुमारी, यह सपना झूठा है। यह सोचकर वह रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ ने पूछा, मनु, अभी तो तू हंस रहा था, अब रो क्यों रहा है? लेकिन मनु ने कुछ नहीं बताया। वह रोज की तरह स्कूल गया, पर वहाँ भी सपना याद आते ही हंस पड़ा। गुरुजी ने उसकी हंसी की वजह पूछी, पर मनु ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। गुरुजी नाराज हो गए और उसे डांटते हुए कारण बताने को मजबूर करना चाहा, पर मनु फिर भी चुप रहा। शाम को छुट्टी हुई तो मनु रोता हुआ घर लौटा। उसकी हालत देखकर सुधा बहुत दुखी हुई। वह तुरंत राजा के पास गुरुजी की शिकायत करने पहुंची। राजा ने गुरुजी को बुलाकर पूछा, तुमने बच्चे को सज़ा क्यों दी? गुरुजी बोले, महाराज, जब मैं बाकी बच्चों को पढ़ा रहा था तो यह अचानक हंसने और रोने लगा। मैंने वजह पूछी तो इसने बताया नहीं, इसलिए मैंने इसे दंड दिया। राजा ने मनु से भी पूछा, तुम क्यों हंसे और क्यों रोए? पर मनु ने राजा के आगे भी एक शब्द नहीं बोला। राजा उसकी इस जिद पर गुस्सा हो गया और आदेश दिया कि मनु को कैद कर दिया जाए। सुधा बेचारी लाचार होकर रोती पीटती घर लौट आई। मनु के जेल जाने के कुछ दिनों बाद चंद्रपुर राज्य का एक दूत राजा के दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और साथ में 3 लकड़ी की डंडियां भी थी। राजा ने चिट्ठी खोली और फटकर चौंक गया। चिट्ठी में लिखा था, इन 3 लकड़ियों में कौन सी ऊपर की है, कौन सी बीच वाली है और कौन सी सबसे नीचे की है? अगर जवाब नहीं दिया तो युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा ने यह पढ़कर पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो इस पहेली का हल बताएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। घोषणा की बातें चारों तरफ फैल गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे सुलझाया जाए। उसी रात जेल के पास से एक बूढ़ी नौकरानी शीला कुछ बड़बड़ा रही थी। मनु ने उसे जाली के पास बुलाकर पूछा, माई, यह सब किस बात का शोर है? शीला बोली, अरे बेटा, चंद्रपुर के राजा ने 3 लकड़ी के टुकड़े भेजकर बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। जो इसका जवाब बताएगा उसे इनाम मिलेगा। पूरी रियासत परेशान है। मनु ने तुरंत कहा, माई, यह तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसका हल मैं बता सकता हूँ। शीला ने उत्साहित होकर कहा, बेटा, अगर तुझे पता है तो मुझे बता दे, मुझे इनाम मिल जाएगा। मुझे इनाम मिल जाएगा तो मेरे बूढ़े दिन कट जाएंगे। मनु बोला, बहुत आसान है। एक बड़े बर्तन में पानी भर लेना, फिर 3 लकड़ियाँ एक एक करके डाल देना। जो तुरंत डूब जाए वह ऊपर वाली होगी, जो थोड़ा तैरे और फिर डूबे वह बीच वाली होगी, और जो काफ़ी देर तैर कर अंत में डूबे वह सबसे नीचे वाली है। शीला यह तरीका याद करके चली गई। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने फिर घोषणा दोहराई और बोला, जो इस सवाल का जवाब जानता है पान का बीड़ा उठा ले। भीड़ में से शीला आगे आई और बीड़ा उठा लिया। उसने राजा से थोड़ी देर मांगी और बाहर रखे बड़े पानी के बर्तन के पास गई। 3 लकड़ियों को मनु के बताए अनुसार पानी में डालकर निशान लगा दिया। थोड़ी देर बाद वह दरबार में लौटी और बोली, महाराज, यह ऊपर वाली लकड़ी है, यह बीच वाली और यह नीचे वाली। राजा उसका उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शीला को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दिया और चंद्रपुर राज्य को जवाब भेज दिया कि तुम्हारी पहेली का हल हमारी बूढ़ी दासी ने निकाल दिया। चंद्रपुर के राजा को जब लकड़ियों का उत्तर मिला तो वह हैरान रह गया। उसने फिर अपने दूत के हाथ एक नया खत भेजा। इस बार दूत ने जब वह चिट्ठी राजा को दी तो उसके साथ 3 बिल्कुल एक जैसे लकड़ी के डिब्बे भी थे। पत्र में लिखा था, इन तीनों डिब्बों में से एक में मोती है, एक में अनाज है
और एक में रेत। बिना खोले बताओ कौन सा डिब्बा किस चीज़ से भरा है। अगर इसका जवाब न दे सके तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह पढ़ते ही राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो इस प्रश्न का हल बताएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। हर कोई कह रहा था कि एक जैसे 3 बंद डिब्बों का भेद भला कैसे पता चले। उसी रात शीला फिर जेल के पास से गुजर रही थी। मनु ने उसे पुकार कर पूछा, माई आज क्या नई मुसीबत आ गई है? लोग क्यों परेशान होकर घूम रहे हैं? शीला ने आह भरकर कहा, बेटा इस बार चंद्रपुर के राजा ने 3 डिब्बे भेजे हैं और पूछा है कि बताओ कौन से में मोती है, किस में अनाज है और किस में रेत। अगर जवाब नहीं मिला तो युद्ध होगा। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मनु हल्का सा मुस्कुराया, माई यह भी आसान है, तरीका बताता हूँ। शीला चौंकी, अरे बेटा अगर तू जानता है तो मुझे बता दे, इनाम मिला तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मनु ने धीरे से कहा, देख माई, तीनों डिब्बों को बांस की लंबी डंडियों पर रखकर हवा में थोड़ा झुलाना। जिस डिब्बे में रेत होगी वह सबसे भारी लगेगा और हिलेगा बहुत कम। जिसमें अनाज होगा वह हल्के हल्के हिलेगा, आवाज़ भी धीमी आएगी। और जिसमें मोती होंगे वह जल्दी और ज़्यादा हिलेगा और अंदर मोतियों के टकराने की हल्की लेकिन साफ आवाज़ आएगी। इसी से पहचान हो जाएगी कि कौन से डिब्बे में क्या है। शीला ने यह बात अच्छी तरह समझ ली। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने फिर वही घोषणा दोहराई और पान का बीड़ा रखवाया। शीला आगे बढ़ी, बीड़ा उठाया और बोली, महाराज मैं इसका हल बता सकती हूँ, पर मुझे 3 दिन चाहिए। तीनों डिब्बे मेरी देख रेख में रहें। राजा ने इसकी मंजूरी दे दी। शीला ने मनु के बताए तरीके से तीनों डिब्बों की जांच की। तीसरे दिन वह दरबार में हाजिर हुई और डिब्बों को राजा के सामने रखते हुए बोली, महाराज यह डिब्बा जो सबसे भारी था इसमें रेत है। यह डिब्बा जो थोड़ा हल्का था और धीमी आवाज़ देता था इसमें अनाज है। और यह डिब्बा जो सबसे फुर्ती से हिला और जिसमें हल्की आवाज़ आई इसमें मोती है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शीला को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और चंद्रपुर के राजा को दूसरा जवाब भिजवा दिया। चंद्रपुर के राजा को जब दूसरी पहेली का हल मिला तो वह और भी चकित हो गया। उसने सोचा कि इस राज्य में ज़रूर कोई असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति है। इस बार उसने अपने दूत के हाथ तीसरी चिट्ठी भेजी। जब वह चिट्ठी राजा तक पहुंची तो राजा ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि मेरे पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की 4 ईंटें रखी है। अगर तुम्हारे राज्य का कोई चोर इन्हें चुरा सके तो चुरा ले, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह पढ़कर राजा घबरा गया। उसने तुरंत फिर ऐलान करवाया, जो भी चंद्रपुर के राजा की 4 सोने की ईंटें चुरा कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस बार कोई भी आगे नहीं आया। हर तरफ डर और बेचैनी फैल गई। उसी रात शीला जेल के पास से गुजर रही थी। मनु ने उसे पुकारा, माई आज क्या हुआ? लोग इतने परेशान क्यों हैं? शीला ने झुंझलाते हुए कहा, बेटा इस बार तो चंद्रपुर के राजा ने और भी कठिन काम दिया है। अगर तुम्हारे यहाँ का कोई चोर मेरे पलंग के नीचे की 4 सोने की ईंटें चुरा ले तो ले जाए, नहीं तो युद्ध तय है। अब राजा परेशान है, लोग भी चिंतित है। मनु ने शांत स्वर में कहा, माई इसमें डरने जैसा क्या है? यह काम तो मैं कर सकता हूँ। शीला चौंक गई। वह दौड़कर राजा के पास पहुँची और बोली, महाराज चिंता मत कीजिए, मनु यह काम करने को तैयार है। वह चंद्रपुर जाकर सोने की ईंटें चुरा लाएगा। राजा ने तुरंत मनु को जेल से निकलवाया और दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, मनु क्या सच में तुम यह काम कर सकते हो? मनु ने आत्मविश्वास से कहा, जी महाराज मैं सोने की ईंटें लेकर लौट आऊँगा, लेकिन मुझे 6 महीने के लिए 2 नौकर और रास्ते के खर्च की ज़रूरत होगी। राजा ने उसकी सारी बातें मान ली। अगले दिन मनु दोनों नौकरों के साथ चंद्रपुर की यात्रा पर निकल पड़ा। मनु जब चंद्रपुर पहुंच गया तो उसने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान से निरीक्षण किया। उसे पता चला कि महल के चारों ओर गहरी पानी की नहर है। केवल एक छोटा पुल है जहां हर समय सिपाही खड़े रहते हैं। राजा ने एक ज्योतिषी भी रखा है जो चोर के आने का अनुमान बताता है। मनु ने यह सब सुनकर पहले कुछ दिन बाजार में ही रहकर हालात समझे। ज्योतिषी ने राजा को सूचना दे दी, महाराज
चोर राज्य में आ चुका है। राजा ने सिपाहियों को और चौकन्ना रहने का आदेश दे दिया। मनु ने यह देख एक तालाब में जाकर कई दिनों तक पानी में डूबकर सांस रोकने का अभ्यास किया। कुछ दिनों बाद वह लंबे समय तक पानी में स्थिर रहने लगा। फिर उसने घास ढोने वाले एक आदमी से कहा, अगर तू मुझे घास के गट्टर में छिपा कर पुल के अंदर पहुंचा दे तो मैं तुझे अच्छा इनाम दूंगा। पहले तो घास वाला डर गया, पर बाद में लालच में आकर मान गया। रात को उसने मनु को घास के गट्टर में बांधकर पुल पार कराया और महल के पास छोड़ दिया। ज्योतिषी ने फिर बताया, महाराज, चोर महल के आसपास पहुंच चुका है। राजा के आदेश पर पहरा और कड़ा हो गया। महल के आसपास सुरक्षा इतनी सख्त थी कि मनु के लिए कहीं छिपना भी मुश्किल हो गया। रात गहराने पर वह दबे पांव नहर के किनारे पहुंचा। फिर धीरे से पानी में उतरकर वह मुर्दे जैसा स्थिर होकर तैरने लगा, ताकि सिपाहियों को लगे कि यह कोई मृत शरीर है। सुबह होते ही राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, बताओ चोर अब कहाँ है? ज्योतिषी ने आंखें बंद कर कुछ देर सोचकर कहा, महाराज, चोर अभी नहर में मृतदेह बनकर बह रहा है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने नहर में तैरता मनु देखा और उसे बाहर खींच लिया। मनु बिल्कुल निर्जीव पड़ा रहा। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने आदेश दिया, इसे घोड़े की पूंछ से बांधकर पूरे महल के चारों ओर घसीटो। अगर यह जिंदा होगा तो जरूर चिल्लाएगा, और अगर सचमुच मुर्दा है तो कुछ नहीं कहेगा। सिपाहियों ने मनु को रस्सी से कसकर बांधा और घोड़ा चल पड़ा। कंकड़ पत्थरों से उसकी पीठ बुरी तरह छिल गई, लेकिन मनु हिला तक नहीं। वह पूरे समय खुद को मरा हुआ ही बनाकर रखे रहा। आखिर राजा ने कहा, इसे फिर से नहर में फेंक दो, यह लड़का मर चुका है। सिपाहियों ने मनु को दोबारा पानी में डाल दिया। राजा ने गुस्से में ज्योतिषी को बुलाकर कहा, तुमने गलत भविष्यवाणी की, चोर तो मरा हुआ मिला, तुम केवल दिखावा करते हो। तुम्हारे लिए मेरे दरबार में अब कोई जगह नहीं। राजा ने तुरंत आदेश देकर ज्योतिषी को कैद करवा दिया। अब से पहरा केवल सिपाही देते रहे। मनु धीरे धीरे पानी के अंदर चलता हुआ दूसरी तरफ निकला और अपने ठिकाने पर पहुंच गया। 2-3 दिन तक उसने अपने घावों पर मरहम लगाया और आराम किया। कुछ दिन बाद मनु फिर उस घास वाले आदमी से मिला। घास वाला इनाम पाकर पहले ही खुश था, इसलिए वह दोबारा मदद करने को तैयार हो गया। रात होने पर उसने मनु को फिर से गट्ठर में छुपाया और राजा के अस्तबल में पहुंचा दिया। अब महल के पास पहुंचकर मनु ने काले रंग का एक बड़ा कपड़ा ओढ़ लिया, ताकि वह रात के अंधेरे में किसी को दिखाई न दे। वह धीरे धीरे महल की दीवार के पास गया और एक संकरी जगह से अंदर घुसने में सफल हो गया। महल के भीतर जाते ही उसने देखा, एक सुंदर कमरे में 2 पलंग पड़े थे। एक पर चंद्रपुर का राजा सो रहा था और दूसरे पर उसकी बेटी। मनु पहले राजकुमारी के पास गया, धीरे से उसके कान के पास बोला, जागो, मैं यमलोक से आया हूँ, तुम्हें यमराज बुला रहे हैं। राजकुमारी ने उसे काले कपड़े में देखकर डर से कांपते हुए कहा, नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती, कृपा करके मुझे जाने दो। मनु बोला, ठीक है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो एक उपाय है, उस बड़े संदूक में जाकर बैठ जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, ताकि कोई और दूत आए तो तुम्हें ढूंढ न पाए। डरी हुई राजकुमारी तुरंत संदूक में बैठ गई। मनु ने बाहर से ताला लगा दिया। फिर वह राजा के पलंग की ओर बढ़ा और उसके कान में बोला, राजन उठिए, यमराज ने आपको भी बुलाया है। राजा घबराकर उठ बैठा। वह कांपते हुए बोला, मुझे अभी मत ले जाओ, मैं जीना चाहता हूँ। मनु ने कहा, तो तुम्हें भी वही तरीका अपनाना होगा, उस दूसरे संदूक में बैठ जाइए। राजा बिना देर के अंदर बैठ गया। मनु ने उस संदूक को भी बंद कर दिया। अब महल में राजा भी बंद, राजकुमारी भी बंद और मनु को रास्ता साफ मिल गया। मनु ने झट से राजा के पलंग के नीचे रखी 4 सोने की ईंटें उठाई। फिर तुरंत राजा के कपड़े पहने और अपना काला कपड़ा फेंक कर राजा का भेष बना लिया। संदूकों को गाड़ी में रखते हुए उसने कोचवान को कहा कि तुरंत गाड़ी हाँक दे। कोचवान ने सोचा कि यह असली राजा है, इसलिए वह जल्दी जल्दी गाड़ी ले आया। मनु ने दोनों नौकरों को भी गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी पुल पार करके शहर से बाहर निकली, सिपाहियों ने बार बार सलामी दी और मनु ने हुक्म दिया कि सतर्क रहो। गाड़ी तेज चली और सवेरे होते होते वे अपनी सीमा तक पहुंच गए।
मनु ने संदूक और सोने की ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा हैरान रह गया और बोला, यह कैसे संभव हुआ? तुमने यह सब कैसे किया? मनु ने चुपचाप संदूकों की चाबियां दी और कहा, महाराज, संदूक खोल कर देखिए। राजा ने संदूक खोले तो चंद्रपुर का राजा और उसकी बेटी बाहर निकले। वे देख कर तुरंत गिर पड़े और कहने लगे, हम हार मानते हैं। हमारी लड़की की शादी उसी युवक से कर दीजिए जिसने यह सब किया है। हमारे राजा ने खुशी से यह प्रस्ताव मान लिया और दोनों राज्यों ने मिलकर विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह के बाद मनु ने अपनी माँ सुधा को राजा के सामने बुलाया। उसने कहा, माँ, अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। राजा ने मनु की तारीफ की और उसे जीवन भर के लिए सुख सुविधा देने का वचन दिया। मनु ने तब दरबार में सबको वह बात बताई जो उसने बचपन में छुपाई रखी थी। उसने कहा कि एक रात उसने सपना देखा था कि उसकी शादी चंद्रपुर की राजकुमारी से होगी, इसलिए कभी कभी वह खुश होकर हंस जाता और अपनी गरीबी पर सोचकर रो पड़ता। अब जब सपना सच हो गया है तो उसने सबको सच बता दिया। राजा और सभी लोग मनु की बुद्धि, धैर्य और बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और इस तरह मनु और राजकुमारी की शादी धूमधाम से हुई और सुधा का सारा दुख दूर हो गया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए।